नमस्कार, आप देख रहे हैं मोटिवेशन विद मीना। आज मैं कानपुर की इस राजकीय नर्सिंग कॉलेज में हूँ, जो उत्तर प्रदेश का बहुत ही प्रेस्टीजियस नर्सिंग कॉलेज है। यहाँ पर बीएससी नर्सिंग की क्लासेस लगती हैं, उसके अलावा यहाँ पीजी की क्लासेस भी लगती हैं। तमाम जो नर्सिंग को लेकर आपके सवाल थे, मैं इनके बात करने वाली हूँ इस कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर राम कुमार से, जो हमें बताएंगे कि बीएससी नर्सिंग करने के लिए आपको कौन सा एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है और कौन से स्टूडेंट, यानी जो 12th में क्या आपके सब्जेक्ट्स होने चाहिए ताकि आप इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम दे पाएँ, और कैसे आपको इस एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए, कितनी सीट्स हैं, कितनी फ़ीस है। तमाम इन सवालों के जवाब मैं डॉक्टर राम कुमार से लेने वाली हूँ। इसके अलावा मैं अपने कैमरामैन से कहूँगी कि ये जो कॉलेज है कितना प्रेस्टीजियस कॉलेज है। इसकी हम आपको बिल्डिंग भी दिखाएंगे कि ये करीब 50 साल पुराना नर्सिंग कॉलेज है, उत्तर प्रदेश का नंबर 1 कॉलेज है। और इसके पीछे हम आपको दिखाएंगे यहाँ पे नर्सिंग महाविद्यालय का हॉस्टल है। कितना बड़ा विशाल यहाँ पे कैंपस है। करीब यहाँ पे जो बीएससी नर्सिंग की अगर हम बात करें 40 सीटें हैं यहाँ पर। एनुअल यहाँ की कितनी फ़ीस है, हॉस्टल की कितनी फ़ीस है, क्या सुविधाएं हैं, और जो ये बीएससी नर्सिंग का जो कोर्स है 4 साल का, इस दौरान आपको क्या पढ़ाया जाता, और नर्सिंग का ये कोर्स बीएससी नर्सिंग करने के बाद आपको क्या आपके लिए करियर की संभावनाएं रहती हैं, इसके बारे में भी मैं यहाँ के प्रिंसिपल से चर्चा करने वाली हूँ। फ़िलहाल हम दिखा रहे हैं आपको इस नर्सिंग कॉलेज का ये विशाल कैंपस, जो आप हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं। नर्सिंग महाविद्यालय है ये, और बहुत ही प्रेस्टीजियस है। इसके का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो कैसे हो रहा है, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के द्वारा इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम कराया जाता है। आप देख सकते हैं ये कॉलेज ऑफ नर्सिंग है, गवर्नमेंट का है, और कानपुर में है, उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में। और जो हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ की विशाल इमारत है, विशाल कैंपस नर्सिंग महाविद्यालय का। आप देख सकते हैं ये हॉस्टल की बिल्डिंग है, जहाँ पे स्टूडेंट्स यहाँ रह के पढ़ाई करते हैं। तो हॉस्टल के क्या चार्जेस होते हैं, एकेडमिक के क्या चार्जेस होते हैं, बगल में यहाँ पर फैकल्टी बिल्डिंग है, वो भी हम दिखाएंगे। और हम आपकी मुलाकात कराएंगे यहाँ के प्रिंसिपल से, और हम पूछेंगे कि नर्सिंग कॉलेज में का एंट्रेंस एग्ज़ाम, यानी यहाँ पर एडमिशन कैसे होता है, इसकी एडमिशन की हम तैयारी कैसे करें, और ये जो एडमिशन है कब होता है, कितने घंटे का पेपर होता है, और कौन इसे ऑर्गेनाइज़ करता है। फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं इस नर्सिंग महाविद्यालय का जो छात्रावास है, नर्सिंग महाविद्यालय छात्रावास। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये हॉस्टल है यहाँ का। यहाँ पर स्टूडेंट्स रह के पढ़ाई करते हैं बीएससी नर्सिंग की। तो बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग की यहाँ पे क्लासेस लगती है। फैकल्टी बिल्डिंग है हमारे पीछे, और फिलहाल ये सामने आप देख रहे हैं नर्सिंग महाविद्यालय। आइए मैं अब आपकी मुलाकात करवाती हूँ कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर राम कुमार वर्मा से, और तमाम जो आपके सवाल हैं बीएससी नर्सिंग को लेकर मैं उन सवालों के जवाब लेने की कोशिश करूँगी। आज मैं उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में हूँ, और ये यहाँ का बहुत ही प्रेस्टीजियस गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज है। मेरे साथ कॉलेज के प्रिंसिपल हैं डॉक्टर राम कुमार, जिनसे मैं बात करूँगी बीएससी नर्सिंग को लेकर। बीएससी नर्सिंग में कैसे, जैसे तमाम आपके सवाल थे, कैसे एडमिशन होता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम किस लेवल का होता है, आपको कैसे तैयारी करनी चाहिए, इस कॉलेज में कितनी सीट्स हैं, कितनी फ़ीस है, और अगर आप बीएससी नर्सिंग करते हैं तो आपके लिए करियर की क्या संभावना है, इसके बारे में बात करूँगी। मेरे साथ हैं प्रिंसिपल डॉक्टर राम कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे शो में। नमस्कार मैम। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दिया और इस कॉलेज के बारे में कुछ सूचना आपको शेयर करने के लिए मुझे मौका दिया। सबसे पहले आप मुझे इस कॉलेज के बारे में बताइए, कितना पुराना है, कितनी सीट्स हैं? मैम, ये बहुत पुराना कॉलेज है, यूपी का सबसे पहला गवर्नमेंट कॉलेज है, और ये करीब 1973 में इसकी शुरुआत हुई थी। और हमारे यहाँ पहले भी बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक प्रोग्राम चलते रहे हैं। अभी भी हमारे यहाँ बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग प्रोग्राम है। बीएससी नर्सिंग में 40 सीटें हमारे यहाँ, और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग में 50 सीटें हैं, जो कि 2 साल का प्रोग्राम होता है। और इसको करने के लिए एलिजिबिलिटी होती है कि जिन्होंने जीएनएम, जो जनरल नर्सिंग और मिडवाइफरी का प्रोग्राम होता है, उन्होंने जो कंप्लीट किया होता है वो पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। तो सर, जैसे आप बता रहे हैं करीब 50 साल पुराना ये नर्सिंग कॉलेज है सर, तो ये बड़ा इतिहास है। कुछ बताइए कब इसकी स्टार्टिंग हुई, और जाहिर सी बात है कि इतने वर्षों में कितनी नर्सेज आपने तैयार की, मेल फीमेल? मैम, सबसे पहले जो स्टार्टिंग हुई थी, पहले गवर्नमेंट का उद्देश्य था कि जो गवर्नमेंट सेक्टर में जो स्टाफ नर्सेज की कमी है उनको पूरा करने के उद्देश्य से इस कॉलेज की स्थापना की गई थी। और उसी क्रम में पहले हमारे यहाँ गवर्नमेंट कैंडिडेट्स ही आते थे, जिनको हम प्रशिक्षण देते थे। लेकिन बाद में फिर इसको ओपन कर दिया गया प्रदेश की जनता के लिए। अभी हम पूरी प्रदेश की जनता, कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर से या प्राइवेट सेक्टर से, वो आके अपने यहाँ प्रशिक्षण कर सकते हैं, ताकि हम जो स्टाफ नर्सेज की हमारी कमी है हेल्थ सेक्टर में, उसको हम पूरा कर सकें। और अभी सरकार इस पर बहुत काम कर रही है। सरकार
की तरफ से बहुत सारे नए नर्सिंग कॉलेज भी खोले जा रहे हैं, ताकि हम प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा नर्सेज का उत्पादन कर सकें और हमारे हॉस्पिटल्स की सर्विसेज को और हम बेहतर कर सकें। ओके सर, जैसे आपने कहा कि इस नर्सिंग कॉलेज में 40 सीट्स हैं, तो सर क्या कोई मेल फीमेल के लिए आपने फिक्स कर रखा है? क्या ऐसा कोई कैटेगरी है यहाँ पर? नहीं मैम, इस तरह का कोई क्राइटेरिया हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ ओपन है, जो रैंक में आता है उस रैंक के हिसाब से जिसकी जो एलिजिबिलिटी है वो आ सकता है। किसी प्रकार का कोई बाउंडेशन हमारे यहाँ नहीं है मेल फीमेल का। ओके सर, एक तो 40 जो सीटें हैं आपके, आपने बताया बीएससी नर्सिंग। सर मैं चाहती हूँ बीएससी नर्सिंग के बारे में थोड़ा सा एक कोर्स के बारे में बताएं, क्योंकि तमाम जो स्टूडेंट्स हैं वो जानना चाहते हैं कि जो ये जैसे 4 साल का कोर्स है, 4 साल के कोर्स में किस तरह की यहाँ पे ट्रेनिंग होती है। एक तो जो एकेडमिक पार्ट है, जो स्टडीज़ यहाँ पे एक थियोरेटिकल पार्ट है और क्लिनिकल पार्ट है, उसके बारे में बताएं मुझे। मैम बीएससी नर्सिंग बेसिकली 4 साल का प्रोग्राम होता है, जिसमें 3.5 साल उनका करिकुलम पार्ट होता है और 6 महीने की उनकी इंटर्नशिप होती है। 3.5 साल का जो करिकुलम है इनका फर्स्ट ईयर्स में कुछ थ्योरी पार्ट फिर क्लिनिकल पार्ट होता है, जिसमें बच्चे जो थ्योरी में हम बच्चों को सिखाते हैं यहाँ, उनको प्रैक्टिस के लिए हॉस्पिटल में भेजते हैं, अलग अलग यूनिट्स में अलग अलग एरियाज़ में भेजते हैं, जैसी जिसकी क्लिनिकल रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से उनको प्लेसमेंट दिया जाता है। और स्टूडेंट के सुपरविजन के लिए हमारे टीचर्स स्टूडेंट के साथ में जाते हैं। जो बेसिक प्रोसीजर्स होते हैं उनको पहले हम लैब में सिखाते हैं, हमारे यहाँ जो स्किल लैब बनी हुई हैं पहले वहाँ उनको सिखाया जाता है। उसके बावजूद फिर हम उनको क्लिनिकल एरिया में, मेन जो एक्चुअल साइट होती है हॉस्पिटल साइट में, पेशेंट के साथ में हमको प्रैक्टिस करवाते हैं। और 6 महीने का जो इंटर्नशिप का प्रोग्राम है उसमें 2 वीक 3 वीक हर एरिया में बच्चों को प्लेसमेंट दिया जाता है, ताकि उनको पूरी तरह से एक्सपोजर मिल सके और वो एक अच्छी कॉम्पिटेंट नर्स बन के हमारे कॉलेज से पास आउट हो सकें। सर एक चीज़ में, एक तो आपने बताया कि जो क्लिनिकल पार्ट होता है उसके बारे में फिर डिटेल में भी मैं बात करूंगी आपसे। सर जो 4 साल का बीएससी नर्सिंग होता है, क्योंकि जैसे पहले हम ये सुन रहे थे कि नीट के ज़रिए, क्योंकि सर बहुत सारे स्टूडेंट्स जो एमबीबीएस की तैयारी करते हैं वो उनको नीट का एग्ज़ाम देना होता है, लेकिन सर क्या है कि लाखों की संख्या में करीब 15 लाख स्टूडेंट नीट के एग्ज़ाम में बैठते हैं, लेकिन सभी को एमबीबीएस करने का मौका नहीं मिलता। तो सर मैं ये जानना चाहती हूँ, जो बीएससी नर्सिंग का 4 साल का कोर्स है उसमें क्या पढ़ाया जाता है, या हम मेडिकल अगर ट्रेनिंग की बात करें क्या सिलेबस होता है? जाहिर सी बात है एमबीबीएस से तो बिल्कुल डिफरेंट होता है, लेकिन फिर भी 4 साल में क्या मेडिकल हम ट्रेनिंग देते हैं, क्या सिलेबस रहता है, बच्चे क्या पढ़ते हैं इसमें? मैम इसमें जो बेसिकली जो पेशेंट की केयर से रिलेटेड होते हैं, जैसे एनाटॉमी फिजियोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री है, माइक्रोबायोलॉजी है, नर्सिंग फाउंडेशंस हैं, देन रिसर्च वाला पार्ट भी हमारे पास होता है, मिडवाइफरी का पार्ट होता है, कम्युनिटी का पार्ट होता है। तो सारे एरिया में बच्चे को एक्सपोजर दिया जाता है, ताकि किसी भी एरिया में बच्चे को अगर प्लेसमेंट दिया जाता है तो बच्चा वो कॉम्पिटेंटली अपनी सेवाएं वहाँ दे सकता है। सर जो ये 4 साल का बीएससी नर्सिंग कोर्स है, आपने बताया कि इसमें जाहिर सी बात है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो नीट में नहीं आ पाते हैं उनको वो फिर सोचते हैं कि क्या मुझे बीएससी नर्सिंग करना चाहिए। एक तो मैं सर आपकी एडवाइस चाहती हूँ कि अगर बच्चे आ रहे हैं क्योंकि मेडिकल लाइन में ही सेवाएं देना चाहते हैं, बीएससी नर्सिंग का कोर्स करना कितना फ्रूटफुल है और जो मेडिकल फील्ड में आप इसका क्या स्कोप देखते हैं? मैम नर्सिंग का आज की परिप्रेक्ष्य में बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोप है। जो बच्चे जैसे कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जो शुरू से ही उनका सपना रहता है कि हमें एक नर्स बन के देश की सेवा करना है हॉस्पिटल के माध्यम से, अपने पेशेंट्स के माध्यम से, क्योंकि हम सब मानते हैं कि जन सेवा ही सबसे बड़ी सेवा होती है और इसके माध्यम से जन सेवा तो करते ही करते हैं, इनका जो इकोनॉमिक सिक्योरिटी है वो भी नर्सिंग के माध्यम से उनको मिल पाती है। बहुत अच्छा कैरियर है, बहुत डिफरेंट एरिया हैं जहाँ नर्सेज काम कर सकती हैं। हॉस्पिटल्स हैं, कम्युनिटी एरियाज़ में, डी एडिक्शन सेंटर्स में, रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में, मेंटल हॉस्पिटल्स में, फिर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रदेश सरकार द्वारा जो अलग अलग प्रोग्राम चलाए जाते हैं उनमें भी नर्सेज का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो उन क्षेत्रों में भी नर्सिंग स्टाफ के द्वारा सर्विसेज दी जाती हैं। ओके सर, मैं चाहूँगी एक बार आप जो ये बीएससी नर्सिंग 4 साल का कोर्स है थोड़ा इसको एलोब्रेट करिए, इस दौरान हमको क्या पढ़ाया, स्टूडेंट्स को क्या पढ़ाया जाता है। और एक सवाल उससे पहले मैं पूछ लेती हूँ सर, बहुत सारे बच्चे कहते हैं हमने 12th में हमारे पास बायो नहीं है, तो सर 12th में क्या क्या सब्जेक्ट होने चाहिए ताकि वो एलिजिबल हो जाए बीएससी नर्सिंग के लिए मेन एलिजिबिलिटी है 12th विद बायो। बायो के बिना बीएससी नर्सिंग में एडमिशन नहीं होता है। 12th बायो होना चाहिए, उसमें 45% उनका परसेंटेज होना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश मिला के। इंग्लिश पासिंग मार्क्स है,
जो 3 सब्जेक्ट हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, उसमें उनका 45% मार्क्स होना चाहिए। तो ये एक बड़ी जो इम्पोर्टेंट बात है आप लोग पूछ रहे थे। देखिए आर्ट साइड के बच्चे बीएससी नर्सिंग में नहीं आ सकते। अगर आप नर्सिंग करना चाहते हैं बीएससी, तो आपके पास 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो होना चाहिए और 12th में आपके मिनिमम जो मार्क्स हैं, एलिजिबिलिटी मार्क्स हैं, वो 45% होने चाहिए। एक सर आपने इंपॉर्टेंट सवाल का मुझे जवाब दिया। थोड़ा सर मुझे बीएससी नर्सिंग के कोर्स के बारे में बताइए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जिनका नीट में वो कई साल से कर रहे हैं और सर हो जाता है वो 200 या 300 मार्क्स को क्रॉस नहीं कर पाते, उनके लिए बीएससी नर्सिंग कैसा रहेगा? मैम उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि जो हमारा जो एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो सिलेबस होता है लगभग वही सिलेबस होता है जो नीट के बच्चे तैयारी करते हैं। और इसमें मेनली 11th 12th में जो सिलेबस होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश, उसी के बेस पे हमारा एंट्रेंस होता है। तो जो बच्चे नीट की, ज़्यादातर हमारे पास बच्चे ऐसे ही आते हैं जो नीट की तैयारी करते हैं और जिनका किसी कारणवश मेडिकल में नहीं हो पाया या उनको सीट नहीं मिल पाई अच्छी जगह पे, तो उनका फिर टारगेट यही होता है कि हमें नर्सिंग में करना है, किसी अच्छे नर्सिंग इंस्टीट्यूट से उनको करना होता है। हमारे यहाँ भी जितने बच्चे हैं लगभग सारे बच्चे अच्छे हैं और जो टॉप 100 रैंक्स के बच्चे होते हैं वो हमारे यहाँ लगभग आते हैं सारे। सर मैं चाहूँगी कि आप नर्सिंग कॉलेज के बारे में बताएं। यूपी में कितने प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज हैं, कितने गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज है और यहाँ पर एडमिशन कैसे होता है? मैम टोटल अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की तो लगभग 250 से 300 नर्सिंग कॉलेजेस हैं, जिसमें 7 से 10 नर्सिंग कॉलेज गवर्नमेंट सेक्टर में हैं। कुछ प्रदेश सरकार के द्वारा संचालित किए जाते हैं, कुछ केंद्र सरकार के द्वारा संचालित किए जाते हैं। केंद्र सरकार के द्वारा संचालित 2 मेन कॉलेजेस हैं, एक कॉलेज ऑफ नर्सिंग अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ और दूसरा है कॉलेज ऑफ नर्सिंग बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बनारस। 2 कॉलेज ऐसे हैं जो केंद्र सरकार के द्वारा संचालित किए जाते हैं। कुछ कॉलेज ऐसे हैं जो प्रदेश सरकार द्वारा संचालित किए जाते हैं, जिसमें हमारा कॉलेज ऑफ नर्सिंग कानपुर है, देन कॉलेज ऑफ नर्सिंग किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ, SGPGI कॉलेज ऑफ नर्सिंग लखनऊ, कॉलेज ऑफ नर्सिंग झांसी और कॉलेज ऑफ नर्सिंग आगरा। ये अभी वर्तमान में संचालित हैं और प्रदेश सरकार की अभी योजना है कि करीब 4 से 5 नए नर्सिंग कॉलेज और हम गवर्नमेंट सेक्टर में एस्टैब्लिश कर रहे हैं। होपफुली 22-23 के सेशन में हम इनको स्टार्ट कर देंगे, तो उसकी तरफ हम काम कर रहे हैं और उम्मीद है कि हम इस साल हम 22-23 में लगभग 5-6 नए नर्सिंग कॉलेज गवर्नमेंट सेक्टर में और एस्टैब्लिश कर देंगे। सर वर्तमान में जितने आपने कॉलेज बताए नर्सिंग कॉलेज, ओवरऑल कितनी सीट्स होंगी यूपी में? हम मतलब मैं जानना चाह रही हूँ कि हर साल हम कितने नर्सेस तैयार कर रहे हैं? लगभग मैम करीब बीएससी नर्सिंग की अगर हम बात करते हैं तो करीब 14 से 15 हज़ार नर्सेज हम लोग हर साल पास आउट करते हैं, क्योंकि 250 से 300 कॉलेज हैं, लगभग 40 से 60 सीट के बीच में हर कॉलेज में सीट्स होती हैं। कुछ कॉलेजेस हैं जहाँ 100 सीट्स अलॉटेड हैं, जैसे कॉलेज ऑफ नर्सिंग KGMU है, वहाँ पे 100 सीट्स दी गई हैं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर भी 100 सीट्स हैं। फिर मेडिकल कॉलेज मेरठ, वहाँ भी 100 सीट्स हैं। कुछ कॉलेजेस हैं जहाँ 100 सीट्स हैं, कुछ जगह 60 हैं, कुछ जगह 40 हैं। अब सर मैं बात करूंगी एडमिशन की। ये तो आपने बताया कि कितने यहाँ पे कॉलेजेस हैं यूपी में, गवर्नमेंट के कितने हैं, प्राइवेट के कितने। सर अब कुछ ये बताइए सर, एडमिशन कैसे मिलता है? अगर BHU में नर्सिंग करना चाहते हैं तो कैसे एडमिशन मिलेगा? मैम सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी अपनी खुद पॉलिसी है, उनके हिसाब से वो अपना एडमिशन लेते हैं। जैसे BHU का अगर हम बात करते हैं तो केंद्र सरकार ने अभी ऑप्शन दिया है कि नीट के स्कोर भी उनको यूज किया जा सकता है, उसके माध्यम से भी वो एडमिशन अपना ले सकते हैं। SGPGI अपना खुद का एक अपना एंट्रेंस एग्जाम कराता है। बाकी जितने भी स्टेट गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट्स हैं अदर देन द डीम्ड यूनिवर्सिटी और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को छोड़ के, उन सब के लिए हमारे पास एक अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ में एस्टैब्लिश की गई है पिछले साल, और उसके द्वारा एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम कराया जाता है, जिसके माध्यम से काउंसलिंग के माध्यम से सभी बच्चे सारे कॉलेजेस में अलॉट किए जाते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर का हो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर का हो। तो ये जो कानपुर का नर्सिंग कॉलेज है, आपके यहाँ भी जो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी ने ही एग्ज़ाम करवाया है इसका? जी जी, इस साल हमारे यहाँ अटल बिहारी वाजपेयी से ही सारे बच्चों का एडमिशन हुआ है और BSc नर्सिंग की काउंसलिंग लगभग कंप्लीट हो गई है। अभी पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग की काउंसलिंग चल रही है, जो कि 28 तारीख तक चलेगी। उसके बाद फिर BSc पोस्ट बेसिक के एडमिशन भी कंप्लीट हो जाएंगे। तो अगर सर हम बात करें 2022 की, तो नहीं इस साल जो BSc नर्सिंग के एंट्रेंस एग्ज़ाम हो चुके हैं, अब नेक्स्ट ईयर ही होंगे? अगले साल में ही होंगे वो। 21-22 के एडमिशन लगभग कंप्लीट होने के कगार पे है। अभी काउंसलिंग चल रही है? काउंसलिंग पोस्ट बेसिक की चल रही है, BSc की कंप्लीट हो चुकी है। ओके। तो अच्छा सर, आप अपने कॉलेज के बारे में बताइए। आप क्या कितनी सीट्स हैं, क्या फीस स्ट्रक्चर है, क्या फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पर? मैम हमारे यहाँ स्टेट ऑफ आर्ट का इंस्टीट्यूट है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है हमारे यहाँ। अभी
लगभग 1 साल पहले केंद्र सरकार के द्वारा जो जितने भी नर्सिंग कॉलेजेज हैं उनका एक असेसमेंट किया गया था और उसमें हमारे कॉलेज को हाईएस्ट रेटिंग मिला था। हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स हम लोग अचीव करते हैं, उसके लिए हमें एनएचएम और प्रदेश सरकार के द्वारा एक प्रशस्ति पत्र भी दिया गया था कॉलेज के लिए, जिसमें हमने हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स को अचीव किया। ये कॉलेज लगभग 50 साल पुराना कॉलेज है, 1973 में इसकी स्थापना हुई थी और तब से लेकर अब तक हम लगातार इसमें हम बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बीएससी नर्सिंग पाठ्यक्रम संचालित कर रहे हैं। और हमारा मेन फोकस रहता है स्टूडेंट्स को मैक्सिमम लर्निंग देने का, ताकि बच्चा जब हमारे यहाँ से पास आउट हो तो उसको किसी प्रकार की कोई समस्या किसी एरिया में ना आए। तो इसलिए मैक्सिमम फोकस हमारा एकेडमिक पार्ट पे रहता है। क्लिनिकल एक्सपोजर हमारे यहाँ बहुत अच्छा है। हम जो स्टूडेंट्स को क्लिनिकल एक्सपोजर देते हैं वो एलएलआर जो हॉस्पिटल है हमारे यहाँ एसोसिएटेड हॉस्पिटल है, उसमें लगभग 5 हॉस्पिटल्स हैं जिनके हम बच्चों को देते हैं। उसके अलावा सीएससी पीएससी जो बारहसिरुई है, कल्याणपुर पीएससी है, वहाँ भी हम बच्चों को एक्सपोजर देते हैं। और जितने भी नेशनल और हेल्थ प्रोग्राम्स हैं कम्युनिटी हेल्थ सेक्टर्स में, उनमें भी बच्चों का एक्सपोजर दिया जाता है ताकि उनको डिफरेंट नर्सिंग प्रोग्राम्स के बारे में, डिफरेंट नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स के बारे में भी जानकारी हो सके। सर कॉलेज की फ़ी स्ट्रक्चर और जो बच्चे यहाँ पे हॉस्टल में रहते हैं, क्या उनके लिए और सुविधा रहती है? जैसे लाइब्रेरी है, क्या क्या है यहाँ पर? मैम हमारे यहाँ लाइब्रेरी है, इंडोर स्पोर्ट्स की फैसिलिटी है और फीस की अगर हम बात करते हैं तो पूरे प्रदेश में सबसे गवर्नमेंट सेक्टर में सबसे कम फीस हमारे पास है। लगभग 26 से 27 हज़ार आसपास हमारी फ़ीस है, इंक्लूडिंग हॉस्टल। अच्छा। बीएससी नर्सिंग की। और पोस्ट बेसिक में तो बहुत कम फीस है, 260 रुपये फ़ीस है हमारी मात्र साल भर की फ़ीस। और हॉस्टल की 24 रुपये फ़ीस है उनका, अकोमोडेशन एंड इलेक्ट्रिसिटी का। तो सर ये 26,000 जो है एनुअल फीस इंक्लूडिंग हॉस्टल, तो ये मतलब सबसे आप कह रहे हैं यूपी में सबसे कम फीस है आपके कॉलेज? जी, सबसे कम फीस है हमारे यहाँ। ओके। सबसे कम फीस में सबसे बेटर एजुकेशन हम लोग प्रोवाइड करते हैं बच्चों को। बिल्कुल। और सर जो आपने कहा कि यहाँ पे जो क्लिनिकल आप प्रैक्टिस के लिए भेजते हैं, तो जो कौन से हॉस्पिटल, जैसे कार्डियोलॉजी है, कैंसर इंस्टीट्यूट है, क्या? मैम मेनली हमारे जो मेडिकल कॉलेज के 5 हॉस्पिटल्स हैं उनमें हमारा प्लेसमेंट हम किया जाता है। एलएलआर हॉस्पिटल है सबसे बड़ा, लगभग 1,500 से 2,000 बेड्स वहाँ पे हैं और अलग अलग स्पेशलिटी के एरियाज़ हैं जहाँ हम बच्चों को एक्सपोजर देते हैं। उसके अलावा हमारे पास कार्डियोलॉजी है, लगभग 200 बेड का कार्डियोलॉजी जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है पूरे प्रदेश में, वहाँ भी हमारे स्टूडेंट्स एक्सपोजर के लिए जाते हैं। मोरारलाल चेस्ट हॉस्पिटल है, जेके कैंसर इंस्टीट्यूट्स है, ये मेन हॉस्पिटल्स हैं। फिर क्लिनिकल एरिया में, कम्युनिटी एरिया में हम लोग सीएससी बारहसिरुई, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, सब सेंटर्स, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स, इन सारे एरियाज में स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट किया जाता है। उनके रोटेशन के हिसाब से उन स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट दिया जाता है। सर एक तो ये आपने बताया कि जो अगर आप ये गवर्नमेंट कानपुर के अगर नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा। इस साल का एग्ज़ाम हो चुका है, यहाँ पे काउंसलिंग चल रही है, जल्दी यहाँ पे एडमिशन शुरू हो चुके हैं। इसके अलावा अगर नेक्स्ट ईयर यहाँ पे एग्ज़ाम होगा। अब मैं सर बात करना चाहती हूँ कि जो सर एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी जो एग्ज़ाम कराती है, सर ये इस एग्ज़ाम के बारे में बताइए, बच्चे कैसे तैयारी करें इस एग्ज़ाम की? इस एग्ज़ाम का नाम क्या है और किस तरह का पेपर आता है? मैम इस साल जो एग्ज़ाम कराया उसका नाम था CET, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। और इसमें जो सिलेबस आता है मेनली 11th और 12th का जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश का आता है, जिसमें 20 क्वेश्चन फिजिक्स केमिस्ट्री के होते हैं, 40 क्वेश्चन बायोलॉजी के होते हैं और 20 क्वेश्चन इंग्लिश के होते हैं। 100 MCQs का होता है, 2 आवर्स का एग्ज़ाम होता है। और ये एक कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम कराया जाता है जिसमें बच्चे को सेंटर पर जाके अपना एग्ज़ाम देना होता है और उसके आधार पर जो बच्चे की स्कोरिंग होती है उसके आधार पर उनकी फिर काउंसलिंग की जाती है। जो बच्चे कॉलेज लॉक करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, जिस प्रेफरेंस में वो सिलेक्ट करते हैं, उनके मेरिट के हिसाब से वो कॉलेज उनको अलॉट किया जाता है वहाँ से। ओके सर, इस साल का तो मौका, टाइम निकल चुका। नेक्स्ट ईयर जो बच्चे CET देना चाहते हैं, आप बताइए कि कैसे तैयारी करें? 12th में जैसे आपने कहा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और इंग्लिश का पेपर होता है, 200 मार्क्स का पेपर होता है सर? ओके सर, इसकी तैयारी कैसे करें? जैसे सर नीट में तो हमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मिल जाते हैं, लेकिन CET के क्या पेपर मिलते हैं और कैसे तैयारी करें? मैम CET का जो सिलेबस है वो लगभग नीट का जो सिलेबस है वो सेम है। नीट में भी 11th-12th का ही सिलेबस आता है, इसमें भी CET का जो एग्ज़ाम होता है उसमें भी 11th-12th का ही सिलेबस आता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश का। तो जो 11th-12th का CBSE का सिलेबस है उसके हिसाब से अगर वो तैयारी करेगा बच्चा तो आराम से इसको क्रैक कर सकता है, उसमें कोई किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आती है। बाकी अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा जो एग्जाम्स कराए जाते हैं उनके कुछ क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर वेबसाइट्स पे मिल जाते हैं, वहाँ से वो अपना गाइडेंस लेके उसके हिसाब से वो तैयारी कर सकते हैं।
तो सर प्रीवियस ईयर का तो क्वेश्चन पेपर नहीं मिलेगा, लेकिन जो सीएटी का कर रहे हैं आपने कहा फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, सर अगर इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश में क्या पूछा जाता है? इंग्लिश में मैम जनरली वोकेबलरी, ग्रामर, ग्रामेटिकल पोर्शन पूछा जाता है, जो 11th-12th में होता है वही पूछा जाता है। अच्छा। उससे लेवल, उसके हाई लेवल का नहीं पूछा जाता है। सर बायो किस लेवल की, मतलब नीट की तो बायो सर बहुत हाई लेवल की आती है, तो ये नर्सिंग में कि सीईटी के कैसा क्या लेवल रहता है? मैम सिलेबस वही है, थोड़ा सा लेवल उसको नीचे रखा जाता है, नीट के बराबर नहीं रखा जाता है, सिलेबस थोड़ा नीचे रहता है लेवल, लेकिन सिलेबस वही है। अच्छा। चैप्टर्स लगभग सारे वही हैं, कंटेंट वही है, बस थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा कम रखा जाता है। सिर्फ वो 11th-12th में जो आपने बताया कि भाई एनसीईआरटी की बुक्स हैं, सीबीएसई बोर्ड की बुक्स है, वही पढ़ना सफिशिएंट रहेगा, या उन्हें कुछ और, या उन्हें नीट के पेपर भी देख लेने चाहिए, या फिर कोई ऐसी स्पेसिफिक बुक्स भी देखनी चाहिए? मैम 11th-12th का जो सीबीएसई का सिलेबस है, एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं वो सफिशिएंट होती हैं, लेकिन अगर बच्चा चाहता है कि और अच्छी बेहतर परफॉर्मेंस चाहिए उसको, तो वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स फॉलो कर लें। नीट के क्वेश्चन पेपर्स भी देख सकते हैं, उनको क्वेश्चन पैटर्न देख सकते हैं, उसके हिसाब से तैयारी करके वो अपनी परफॉर्मेंस को और इम्प्रूव कर सकते हैं। सर बहुत अहम जानकारी आपने बीएससी नर्सिंग को लेकर दी। मुझे उम्मीद है कि तमाम स्टूडेंट्स जो इस इंटरव्यू को देख रहे हैं उन्हें ज़रूर जानकारी मिलेगी कि देखते, एक तो सर जो सबसे अहम सवाल जो तमाम स्टूडेंट ने पूछा था कि क्या आर्ट साइड के, नहीं आर्ट साइड के स्टूडेंट बीएससी नर्सिंग के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपकी 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है तो ही आप ले सकते हैं। 4 सब्जेक्ट आते हैं, इसके साथ में इंग्लिश भी आपको का भी पेपर आपको देना होगा, इनके इसमें आपके 45% मार्क्स होने चाहिए। सर एक और बात, क्या ये पेपर हिंदी मीडियम में होता है? क्या सर इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम का भी कोई इसमें इशू आता है? मैम जो अभी जो हमारी विश्वविद्यालय के द्वारा जो परीक्षा कराई जाती है वो इंग्लिश मीडियम में ही होती है। अच्छा। उसमें हिंदी का अभी ऑप्शन नहीं है, लेकिन भविष्य में प्लान कर रहे हैं कि हो सकता है वो बाइलिंगुअल कर दिया जाए, हिंदी भी उसमें ऐड कर दिया जाएगा। अच्छा, तो सीईटी का पेपर इंग्लिश में होता है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता? अगर हिंदी मीडियम का बच्चा भी उस एग्जाम को दे सकता है? हाँ बिल्कुल दे सकता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, क्योंकि इनका जो आगे का जो करिकुलम है, एजुकेशन है, वो सारी चीज़ें इंग्लिश में हैं। तो हमारा टारगेट ये रहता है कि बच्चा थोड़ा सा कम से कम बेसिक नॉलेज उसको इंग्लिश की होनी चाहिए, ताकि वो बुक्स रेफ़र कर पाए अच्छे से, अच्छा सब जो चीज़ें हैं उनको कर पाए प्रॉपरली, क्योंकि एग्ज़ाम भी उसको इंग्लिश में ही लिखना होता है। यूनिवर्सिटी का जो एग्ज़ाम होता है वो उसको इंग्लिश में ही लिखना होता है, तो इसलिए और पूरी जो पढ़ाई वो भी इंग्लिश में ही है? पूरी इंग्लिश में ही होती है। लेकिन कोई ऐसा तो सर ऐसा नहीं है कि भाई यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स अगर करना चाहते तो ऐसा तो नहीं है कि उनको कोई प्रॉब्लम आती है? नहीं मैम, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। हमारे यहाँ करिकुलम जो उनका बीएससी नर्सिंग का करिकुलम है उसमें इंग्लिश एक सब्जेक्ट भी होता है, जिसमें बेसिक एजुकेशन उनको दी जाती है, इंग्लिश के बारे में सिखाया जाता है, ग्रामर्स के बारे में सिखाया जाता है, सेंटेंस कैसे फ्रेम करना है, कैसे ऐसे लिखना होता है, कैसे लेटर लिखना होता है, ये सारी चीज़ें भी हम करिकुलम में बच्चों को सिखाते हैं। तो उसके आधार पर बच्चों को कोई समस्या उसमें नहीं आती है। ओके, अब मैं लास्ट में सर बात करती हूँ कि सर क्या करियर की पॉसिबिलिटीज़ होती है? मान लीजिए आपके यहाँ 40 सीट्स है, या बाकी जो कॉलेजेस में सीट्स रहती है नर्सिंग की, प्लेसमेंट किस लेवल पे होता है? क्या कोई प्रॉब्लम आती है इसमें? मैम प्लेसमेंट में हमारे यहाँ कोई इस तरह की कोई दिक्कत नहीं आती है। लगभग हम तो जितने भी बच्चे हमारे कॉन्टेक्ट में रहते हैं वो सब बताते हैं कि हार्डली 100% प्लेसमेंट सबका हो जाता है, और अच्छी जगह सबका प्लेसमेंट हो जाता है। SGPGI में, एम्स में, अभी हाल ही में एम्स का एक एग्ज़ाम हुआ है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एग्ज़ाम कराया था, उसमें भी हमारे करीब 15-20 बच्चे अभी हाल ही में सिलेक्ट हुए हैं। तो सारे बच्चों का प्लेसमेंट 100% मिल जाता है, कोई समस्या प्लेसमेंट की नहीं आती है। ओके सर, बस लास्ट में मैं एक बात पूछना, स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने के लिए पूछना चाहती हूँ सर, जो स्टूडेंट्स नर्सिंग में फील्ड में आना चाहते हैं, क्या स्कोप देखते हैं और क्या क्या वो डिग्री आगे भी हासिल कर सकते हैं? मैम अगर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम बात करते हैं तो नर्सिंग का बहुत अच्छा फ्यूचर है, और अगर हम पिछले 2 साल की बात करते हैं तो आपने देखा है कोविड काल में नर्सेज की बहुत सराहना की गई है, उनके द्वारा किए गए कार्यों की बहुत सराहना इधर उधर से हुई थी, और उसके वजह से भी बहुत सारे लोगों में अभी थोड़ी सी मोटिवेशन जगा है कि हमें नर्सिंग करना चाहिए, ताकि हम इसके माध्यम से हमारे रोगियों की सेवा कर सकें, देश की सेवा कर सकें। अगर हम डिग्रीज़ की बात करते हैं तो इसमें 2 तरह के प्रोग्राम्स होते हैं, एक डिप्लोमा प्रोग्राम होता है, एक डिग्री प्रोग्राम्स होते हैं। डिप्लोमा में हमारे यहाँ 2 प्रोग्राम होते हैं, एक ANM होता है जिसको हम ऑक्जिलरी नर्स और मिडवाइफ कहते हैं, ये 2 साल का प्रोग्राम होता है, 12th के बाद ये भी होता है। एक होता है जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, जिसको शॉर्ट में हम GNM कहते हैं, ये 3 साल का प्रोग्राम होता है। और डिग्री की अगर हम बात करते हैं तो BSc नर्सिंग होती है, MSc नर्सिंग होती है, एंड देन PhD इन नर्सिंग, डॉक्टरेट इन नर्सिंग। इस तरह से हमारे लेटर हैं एजुकेशन की।
तो यानी बीएससी नर्सिंग और एमएससी नर्सिंग, इसके बाद आप पीएचडी कर सकते हैं। सर, एक नर्स बनने के अलावा, एक तो होता है कि आपने बीएससी नर्सिंग किया और एमएससी नर्सिंग किया तो आप नर्स बन सकते हैं, इसके अलावा और क्या करियर की, जैसे आप इस कॉलेज के प्रिंसिपल हैं तो और भी आपको फैकल्टी बन सकते हैं, क्या क्या करियर की संभावना है? मैम, संभावना दोनों तरफ है। एजुकेशनल एस्पेक्ट में भी हमारी संभावनाएं रहती हैं, जैसे नर्सिंग कॉलेजेज हैं, नर्सिंग स्कूल्स हैं, वहाँ आप एज ए फैकल्टी काम कर सकते हैं। हॉस्पिटल साइड में, क्लिनिकल साइड में आप बहुत सारी डेजिग्नेशंस होती हैं, स्टाफ नर्सेज हैं, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर्स हैं, मैट्रन हैं, एएनएस हैं, सीएनओ चीफ नर्सिंग ऑफिसर्स हैं, बहुत सारे डेजिग्नेशंस क्लिनिकल साइड में भी होती हैं। कम्युनिटी एरिया में बहुत सारे जो प्रोजेक्ट चलाए जाते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इंटरनेशनल लेवल पे भी जो बहुत सारे प्रोग्राम चलाए जाते हैं, उनमें भी नर्सेज का बहुत बड़ा योगदान होता है, तो वहाँ भी हम काम कर सकते हैं। पर उसके अलावा मेंटल हॉस्पिटल्स में हम लोग काम कर सकते हैं, डिएडिक्शन सेंटर्स में हम लोग काम कर सकते हैं, बहुत सारे क्षेत्र हैं। मिलिट्री एरिया में हम लोग काम करते हैं, आर्मी एरिया में हम लोग काम करते हैं, अलग अलग एरिया हैं जहाँ हम काम कर सकते हैं। तो स्कोप वाइज बहुत अच्छा प्रोग्राम है और बहुत वाइड स्कोप है इसका। सर, जो स्टूडेंट्स नर्स बनना चाहते हैं और तैयारी कर रहे हैं, आप उनको क्या मैसेज देंगे कि इस फील्ड में उन्हें क्यों आना चाहिए? मेरा बस जो लोग नर्सिंग क्षेत्र में आना चाहते हैं या जो थोड़ी सी उत्सुकता रखते हैं नर्सिंग में, मेरा कहने का सबसे मैसेज बस यही है कि बहुत अच्छा फील्ड है, आप आइए और इसके माध्यम से आप अपनी इकोनॉमिक सिक्योरिटी के साथ साथ आप रोगियों की सेवा करते हैं। रोगी, हम सब जानते हैं कि जन सेवा होती है, इसके माध्यम से हम किसी न किसी रूप में हम देश की सेवा भी करते हैं। आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलता है जब आप पेशेंट की केयर करते हैं, और जब पेशेंट आपका ठीक होकर जाता है तो आपको बड़ी दुआएं दे के जाता है, और उसका कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में बहुत बड़ा रोल होता है। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद मोटिवेशन विद मीना का, जिन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे कानपुर नर्सिंग कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर राम कुमार, जिन्होंने बहुत अहम जानकारी दी। आपका देखिए एंट्रेंस की आपको तैयारी कैसे करनी है। अगर यूपी के किसी मेडिकल कॉलेज को आप चूज़ कर रहे हैं तो आपको सीईटी एग्ज़ाम देना होगा, लेकिन कुछ कॉलेज जैसे कि बीएचयू वो अपना एग्ज़ाम खुद करवाता है। मैं जल्दी कोशिश करूँगी कि इन कॉलेजेस के बारे में भी आपको बताऊँ कि इनका एंट्रेंस एग्ज़ाम कैसे होता है। इसके अलावा आप जिन बच्चों ने के 12th में अगर आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो हो तो डेफिनेटली आप बीएससी नर्सिंग की तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर नर्सिंग को लेकर आपके कोई सवाल है तो आप ज़रूर पूछें, इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपने सवाल भेजें। मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपके सवालों के जवाब दे सकूँ। आप देखते रहिए मोटिवेशन विद मीना।